बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 के बाब नंबर 5 वर्क, एनर्जी और पावर के तामीरी फिक्र के ये सवालात करेंगे जिनकी तादाद टोटल 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मनफी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है? तो इसका जवाब है जी नहीं। काइनेटिक एनर्जी मुस्बत या ज़ीरो हो सकती है, ये मनफी नहीं हो सकती। अब उसकी वजूहात भी हम बता देते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मास हमेशा मुस्बत होता है, मास जो m है वो माइनस में नहीं हो सकता। किसी भी जिस्म का मास है वो हमेशा मुस्बत होता है। वेलोसिटी का मुरब्बा हमेशा मुस्बत होता है, और वेलोसिटी मनफी तो हो सकती है, लेकिन अगर मनफी वाली किसी चीज़ का हम ऊपर मुरब्बा या स्क्वायर लेते हैं तो वो मुस्बत ही होगा। तो वेलोसिटी का मुरब्बा हमेशा मुस्बत होता है, और मुस्बत मिकदारों का हासिल ज़रब भी हमेशा मुस्बत होता है। यानी कि मास तो हमेशा मुस्बत है, वेलोसिटी अगर मनफी है तो उसका मुरब्बा लेंगे तो वो मुस्बत आएगा, और दो मुस्बत मिकदारों को जब हम यहाँ ज़रब करते हैं, हासिल ज़रब, वो भी हमेशा मुस्बत होता है। सो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी हमेशा मुस्बत होती है, ये कभी मनफी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? एक जिस्म वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, या दूसरा इससे दुगना भारी जिस्म पहले जिस्म के मुकाबले आधी वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। तो केस 1 और केस 2 करके हमने यहाँ लिख लिया है, फिर हम देख लेते हैं कि किसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। सो पहले केस में मास हमें m ही दिया गया है, वेलोसिटी v है। सो काइनेटिक एनर्जी पहले केस में 1/2mv² होगा। जस्ट वही फार्मूला आपने लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि मास भी m है और वेलोसिटी भी v है। और दूसरे केस में मास जो है वो दुगना हो गया है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इससे दुगना भारी जिस्म, तो मास 2m हो जाएगा। पहले में m था ना, तो दूसरे केस में 2m मास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद पहले जिस्म के मुकाबले आधी वेलोसिटी से हरकत कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इसकी पहले की निस्बत आधी हो गई है। किसी चीज़ का भी हाफ करने के लिए दो नीचे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, दुगना करने के लिए दो को मल्टीप्लाई किया जाता है, और आधा करने के लिए दो को नीचे डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी अब आधी है ना, तो v/2 हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका जो फार्मूला स्टूडेंट्स होगा वो काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस के लिए है 1/2mv² है, तो m की जगह हम यहाँ पर 2m लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मास यहाँ पर दुगना है, और वेलोसिटी की जगह हम v/2 लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर आधी है। तो चलें ये लिखा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये दो इस दो से आप काट सकते हो। ठीक है, m चलें यहाँ पर लिख लें, एक m बार m ही होगा, और v का मुरब्बा लेंगे तो वो v का स्क्वायर हो जाएगा, दो का मुरब्बा लेंगे तो दो दो बार 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हम ना इसको इसी तरह लिखना चाह रहे हैं, तो इसको ये जो 4 है ये पीछे ले और 1/4 लिख लें। 1 तो यहाँ होता है तो 1/4 लिख लिया, और mv²। अब इन दोनों में से देखें कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है कि डिवाइड के नीचे जितनी रकम बड़ी होगी, असल वो रकम उतनी ही छोटी बना देते हैं। तो 1/2, ये 2 नीचे छोटा है ना, और ये 4 बड़ा है, तो असल में जो छोटे वाला है वो बड़ा है, और जो डिवाइड के नीचे बड़ा है असल में वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा है और ये एनर्जी कम है। ठीक है, सो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। तो बस पहले जिस्म की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि ये जो केस है इसमें ज़्यादा है। केस 1 में ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी कम है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई वो याद रखिएगा कि डिवाइड के नीचे जितना छोटा नंबर होगा उतनी वो चीज़ बड़ी होती है, और डिवाइड के नीचे नीचे जितना बड़ा नंबर होता है उतनी भी चीज़ छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एक कार एक कर्वी सड़क पर यकसा स्पीड से हरकत कर रही है। कर्वी का मतलब क्या होता है, यानी कि गोलाई वाली सड़क है, ऐसे ना वो मोड़ भी काट रही है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कर्वी सड़क बोलेंगे। तो गोलाई वाली सड़क है, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो रही है? जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होगी, क्योंकि कार यकसा स्पीड से हरकत कर रही है। उन्होंने क्या बोला कि एक जैसी स्पीड, यकसा स्पीड का मतलब होता है एक जैसी स्पीड, तो स्पीड उसकी तब्दील नहीं हो रही। और काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर मिकदार है। जी बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर मिकदार है, इसको बयान करने के लिए सिमत की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सिर्फ सिमत तब्दील होने से काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होती। क्योंकि अगर कर्वी सतह पर है तो जैसे यहाँ पर कार पहुंची है तो इसकी ये सिमत होगी, यहाँ पर कार पहुंचेगी तो उसकी ये सिमत होगी। तो कर्वी सतह में सिर्फ सिमत तब्दील हो रही है, स्पीड तो उसकी यकसा है और मास भी उसका तब्दील नहीं हो रहा, क्योंकि वही कार है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होगी, सिर्फ सिमत तब्दील होने की वजह से, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर मिकदार होती है, सिमत तब्दील होने से यह तब्दील नहीं होती। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ने अगर तब्दील होना है तो उसके लिए या तो मास तब्दील होना पड़ेगा या फिर स्पीड तब्दील होना पड़ेगी, वो यहाँ पर दोनों तब्दील नहीं हो रहे।
सो नेक्स्ट हमारे पास 5.4 है, एक जिस्म में 1 जूल एनर्जी है, इस बयान पर तबसरा करना है हमने। अगर एक जिस्म में 1 जूल एनर्जी है तो इसका मतलब है कि इस जिस्म में ये एनर्जी ज़ख़ीरा करने के लिए 1 जूल वर्क किया गया है, यानी कि उस जिस्म में पहले हमने 1 जूल वर्क किया है, अब उसमें जो हमारा 1 जूल वर्क है वो 1 जूल एनर्जी के तौर पर ज़ख़ीरा हो गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से उसमें अब 1 जूल एनर्जी है और अब ये जिस्म 1 जूल वर्क करने की सलाहियत रखता है। हमने उस पर 1 जूल वर्क किया, उसमें 1 जूल एनर्जी मौजूद हो गई या पैदा हो गई या ज़ख़ीरा हो गई। अब वही जिस्म 1 जूल वर्क मजीद कर सकेगा, जो हमने 1 जूल उसके दिया वो एनर्जी स्टोर होगी, अब वो मजीद 1 जूल वर्क हमें करके दे सकता है। तो अब उस जिस्म में 1 जूल वर्क करने की सलाहियत है और यही हमें पता है कि एनर्जी की तारीफ भी यही है, किसी जिस्म में वर्क करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो अगर उसमें 1 जूल एनर्जी है तो इसका मतलब है कि वो 1 जूल वर्क करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 5वें क्वेश्चन में है, मोटरवे पर सफर के दौरान कुछ गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, इसकी क्या वजह है। ठीक है, गाड़ी चल रही है लेकिन टायर यकदम से बस्ट हो जाते हैं, तो क्यों बस्ट होते हैं, क्यों टायर फटते हैं। तो मोटरवे पर सफर के दौरान टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स के जब टायर चल रहा है सड़क पर तो वो मतलब रगड़ खाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, उसमें एक फ्रिक्शन होती है, ठीक है। जैसे आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ें तो फ्रिक्शन की वजह से हाथ गर्म हो जाते हैं, इसी वजह से टायर भी गर्म हो जाते हैं, टायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे टायर में हवा गर्म होकर फैलती है और टायर के अंदर जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो हवा है वो गर्म होकर फैल जाती है और हवा का प्रेशर बढ़ने की वजह से टायर फट जाते हैं। अब जब अंदर जो हवा है टायर के अंदर वो गर्म होकर फैली ना, तो वो बाहर की तरफ मतलब टायर जो है वो पहले से ज़्यादा फूलेगा, प्रेशर बढ़ेगा और जो टायर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उस प्रेशर को और टायर फट जाएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आपने फ्रिक्शन की वजह से याद रखना है कि जो टायर है गर्म होगा, फिर हवा भी गर्म होगी, हवा गर्म होकर फैलेगी, अंदर प्रेशर बढ़ेगा हवा का, उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से टायर फट जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 6वां क्वेश्चन है, स्ट्रीट में क्रिकेट खेलते हुए एक बाल खिड़की से टकरा कर शीशा तोड़ देती है, इस वाक़े में एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लों में तब्दीली बयान करें। ठीक है जी, आपने शॉट लगाई है, बाल सीधे जाकर किसी घर के खिड़की शीशे की खिड़की पर लगी और वो शीशा टूट गया है, तो कौन कौन सी एनर्जी में तब्दीलियाँ हुई हैं वो हमने देखनी है। टकराने से पहले बाल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, क्योंकि बाल सीधा जा रहा होता है खिड़की की तरफ तो वो हरकत कर रहा होता है बाल या गेंद, इस वजह से उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। जब बाल शीशे से टकराता है तो इस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा शीशे को तोड़ने के लिए वर्क करता है, क्योंकि शीशे को तोड़ना भी है और तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही इस्तेमाल हो जाती है शीशे की खिड़की को तोड़ने के लिए। और बाकी काइनेटिक एनर्जी, शीशे के टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी और बाकी जो है आपको पता है छोटे छोटे जो शीशे के टुकड़े होंगे वो भी उड़ते हुए इधर उधर जाएंगे, तो उनके पास भी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो पहले बड़ी काइनेटिक एनर्जी उन छोटे छोटे काइनेटिक एनर्जी शीशे के टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। और साउंड एनर्जी, जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, जब कोई चीज़ टूटती है या जब गेंद जो है या बाल जो है वो शीशे की खिड़की से टच होगा, शीशे को तोड़ेगा, तो उसमें आवाज़ भी आएगी ना हमें, तो वो साउंड एनर्जी में भी तब्दील होती है जो पहली काइनेटिक एनर्जी होती है, और हीट एनर्जी में भी तब्दील हो जाती है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गर्माइश भी पैदा होती है जब 2 या 3 चीज़ें आपस में टकराती हैं, तो हीट एनर्जी भी पैदा होती है। तो पहले सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो शीशे को तोड़ने के लिए वर्क करता है और बाकी छोटे जो पीसेज होंगे शीशे के उनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी, साउंड एनर्जी जो आवाज़ भी आती है जब शीशा टूटेगा, और हीट एनर्जी में भी तब्दील होगी, ठीक है। गर्माइश भी पैदा होती है जब 2 चीज़ों को आप टकराते हो तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत में कश्ती चलाते हुए एक शख्स साहिल की निस्बत साकन है, क्या वो वर्क कर रहा है। ठीक है जी, दरिया इधर जा रहा है और वो बंदा इस तरफ कश्ती को ऐसे धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक जगह पर ही खड़ा है और वो मुसलसल कश्ती के चप्पू चला रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो साकन है, आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि पानी की मुखालिफ सिमत में वो हरकत नहीं कर पा रहा। क्या वो वर्क कर रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, वर्क का फार्मूला W = FS cos थीटा होता है, तो यहाँ पर फासला 0 है क्योंकि वो साकन है, S फॉर डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क 0 होगा क्योंकि आदमी साहिल की निस्बत साकन है, यानी तय करदा फासला 0 है। ये चीज़ आपको समझ आई ना। अगर फासला ही वो नहीं तय कर रहा तो W = FS cos थीटा है, S 0 है, तो इस S की जगह आप यहाँ पर 0 लिख दोगे, F 0/0 0 cos थीटा 0, तो वर्क 0 होगा। तो इस वजह से कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि आदमी जो है वो साकन है, फासला तय नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, डलवान पहाड़ी की चोटी से एक साइकिलिस्ट बगैर पैडल घुमाए दूसरी पहाड़ी की चोटी तक चला जाता है। इस वाक़े की हरकत की शक्ल भी हमने बनानी है और इस वाक़े का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से तज्जिया करना है, ठीक है। चलें जी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें,
पहली पहाड़ी की चोटी पॉइंट ए है, ये आपको पहली पहाड़ी नजर आ रही है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पहली पहाड़ी की चोटी है। इस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा है क्योंकि बुलंदी ज़्यादा से ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि अभी साइक्लिस्ट यहाँ पर रुका हुआ है तो उसकी हरकत नहीं है। जब साइक्लिस्ट पॉइंट बी की तरफ नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। आप स्टूडेंट्स नीचे देखें, यहाँ पर था पहले वो रुका हुआ था, फिर थोड़ा सा उसने ऐसे ब्रेक्स को छोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता करके इधर आना शुरू हो गया पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। तो अब उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ई पी मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी, तो उसकी स्पीड में इजाफा होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और जब वो पॉइंट बी पर यानी कि निचले तरीन पॉइंट पर आता है तो यहाँ पर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होती है इस पॉइंट बी पर, जिसकी वजह से वो दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो रुकेगा नहीं क्योंकि स्पीड बड़ी ज़्यादा है, तो वो दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करेगा। तो अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नीचे देखें, और आखिरकार वो बगैर पैडल घुमाए दूसरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएगा उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पहली पहाड़ी ने उसको दी थी, तो वो दूसरी पहाड़ी की चोटी सी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये सारा वाकया उनको बता दिया, ठीक है। ये आपने शक्ल भी बना लेनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हरारती एनर्जी के हवाले से दरख्तों की लकड़ी क्या काबिल तजदीद एनर्जी है? काबिल तजदीद वो है जो हम बार बार इस्तेमाल करें लेकिन वो ख़त्म ना हो। जी हाँ, दरख्तों की लकड़ी काबिल तजदीद एनर्जी है क्योंकि ज़्यादा दरख्त लगाने से हरारत के लिए ज़्यादा लकड़ी मुयसर हो जाएगी। काबिल तजदीद है कि अगर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो क्या हम हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल हम कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम दरख्त ज़्यादा लगा लेंगे तो अगले 2-3 सालों में वो दरख्त जवान हो जाएंगे और वही एनर्जी हमें दोबारा अपनी ज़िंदगी में ही मिल जाएगी, ठीक है। और नाकाबिल तजदीद वो होता है जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो उनको हम अपनी ज़िंदगी में हासिल ना कर पाएँ, जैसे कोयला पेट्रोल है, अगर ज़मीन से नीचे ख़त्म हो जाए तो उनको बनने के लिए लाखों साल लगते हैं, लेकिन दरख्तों को उगने के लिए कुछ चंद साल ही लगते हैं। तो इस वजह से हम इसको काबिल तजदीद एनर्जी का ज़रिया कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इनको बार बार दोबारा हासिल कर पाते हैं, ठीक है।